अगर आपकी परीक्षा पास है और समय कम है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये यहाँ सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में आने वाला है। बहुत ही क्लियर और क्रिस्टल। तो बिना समय गंवाए कॉपी पेन निकालिए, वीडियो को लाइक किए रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट मैथ्स वीडियो आपको मिस ना करने पाए। तो मैथमेटिक्स का पेपर आपके लिए टेंशन बना हुआ है, तो आज ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो मैं और भी इस पर मैं वीडियो बनाने के लिए आगे तैयारी करूंगा। लेकिन तैयारी को बल तभी मिलेगा जब आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं। अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज का जो भी सेशन है। आज का सेशन में देखिए प्रश्न पत्र आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, जिसमें ये सारी चीजें लिखी रहेंगी कि आपको 15 मिनट पढ़ने का समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। और ये जो आपका सेक्शन है, इसको आप लोग पढ़ना मत भूलिए। तो ये पढ़ना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। और दूसरे खंड ब है। फिर यहाँ पे आपको जितने भी खंड, जैसे खंड अ ब स, जो भी खंड होंगे आप ध्यान से देख लीजिएगा किस खंड में क्या कितने प्रश्न करने हैं। अब हम लोग खंड अ की बात करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें बहुविकल्पी के प्रश्न दिए गए हैं। अब बहुविकल्पी प्रश्न में पढ़िए ध्यान से, बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा क्या कह रहा है। अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है। तो सहअभाज्य संख्याएं, ये आपको बताना चाहिए कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसकी परिभाषा जान लेते हैं। संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका महत्तम समापवर्तक या CF भी कह सकते हैं उसका केवल एक हो। तो इस प्रकार से सहभाज्य संख्या इसमें कौन सी होगी। तो देखिए 14 और 35 में दोनों में 7 कॉमन है, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं होगी। 31 और 93 में 31 से देखिए 93 कट जाएगा, तो ये भी सहभाज्य संख्या नहीं होगी। 32 और 64 में ये 2 से कट जाएगा, तो ये भी आपका सहभाज्य संख्या नहीं होगी। 18 और 25 किसी भी कोई एक संख्या से दोनों संख्याएं नहीं कट रही हैं, इसका मतलब है कि इनके बीच का जो मौसा है वो केवल एक है। और यही हमारा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सहभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 18 और 25। तो आप याद रखिएगा, जब भी सहभाज्य संख्या की बात होगी तो जरूरी नहीं है कि उसमें कोई दो पेयर है तो उसमें एक जो है अभाज्य हो तो दूसरा भी अभाज्य नहीं, दोनों आपका जो है अभाज्य संख्या हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। हमारा दूसरा प्रश्न थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया गया है कि कोई एक द्विघात बहुपद दिया गया है। बहुपद आप जान ही गए हैं कि जिसका जो भी x की जो पावर होती है वो एक आपकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये जो पावर है, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो ऐसे कोई भी चीजें होती हैं वो बहुपद कहलाती हैं। अब उनका जो शून्यक होता है, बहुपद का शून्यक का मतलब ये होता है कि अगर कोई बहुपद हम लिख रहे हैं px का, मतलब उसमें जो भी वेरिएबल है वो x है, तो इसको मैथ से डिनोट कर सकते हैं a+1 x+ में b। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इसके शून्यक 2 हैं और -3 है, मतलब इसके हल जो है 2 है। अगर हम x की जगह पे 2 रख देंगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और x की वैल्यू को अगर -3 रखें तो भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो कह रहा है a और b का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न लगाने के लिए हम लोग एक बार p की जगह पे हम 2 रखेंगे। तो जहां जहां x की जगह पर, जैसे यहाँ पर 2 रखा गया, जहां जहां x रहेगा वहां पर 2 रख दिया जाएगा। a+1 2 प्लस में b। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपका, इसकी वैल्यू जो होगी शून्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे जाएगा 2 दूना 4, और ये हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2a प्लस में 2 1 जा 2 प्लस में b। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2a प्लस b की वैल्यू अगर यहाँ पे जोड़ा जाए तो प्लस में 6 होगा, और जब इधर आप लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा आपका 6। तो ये आपको पहला इक्वेशन मिल जाएगा। ऐसे ही जब आप इसी इक्वेशंस में जब आप रखेंगे p की वैल्यू -3, तो जहां जहां x होगा वहां -3 रखिए, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस में a+1 -3 प्लस में b। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, शून्य के कारण शून्य हो जाएगी। अब हो जाएगा 9 प्लस, अब यहाँ पे अगर -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो -3a और -3 प्लस में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो +9 माइनस में 3a माइनस में 3 प्लस में b। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि -3a प्लस b की वैल्यू जो होगी, -3a प्लस b की जो वैल्यू होगी, इसको आप 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा। 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अगर माइनस से दोनों पक्षों में अगर आप गुणा करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये दूसरा इक्वेशन। अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो पहला इक्वेशन था आपका 2a प्लस बी, दूसरा इक्वेशन है 3a माइनस बी की वैल्यू 6 के बराबर है, दूसरा इक्वेशन है। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा,
और 3 और 2 मिलकर हो जाएंगे आपके 5 पे, और यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो 0, ए की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। अब इस ऑप्शन में देखिए कहीं पे भी ए की वैल्यू 0 नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 0 मिल जा रही है, तो ये डी वाला राइट आंसर। आप इससे आगे भी लगा सकते हैं, ए की वैल्यू अगर आप 0 किसी में भी रख दीजिए, मान लीजिए इसमें रख दीजिए, तो 2 इंटू में 0 प्लस बी बराबर में -6, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 0 और बी की वैल्यू मिल जाएगी आपको -6। तो आप देख सकते हैं बी की वैल्यू -6, अब ये करेक्ट हो जाता है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न था जो इस प्रकार से इसको लगाया गया है। चलिए हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि एन स्क्वायर -1 को 8 से विभाज्य होती है तो एन क्या है। मतलब ये जो वैल्यू दिया गया है आपका एन स्क्वायर -1 8 से पूरी तरह विभाज्य होती है, तो विभाज्य का मतलब है कि ये जो भी संख्या ऊपर वाली होगी वो क्या होगी, 8 का मल्टीपल होगी, मतलब 8 के गुणज में आएगा। तो अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखें तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भाज्य तो है, ये 2 रखें तो 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3 बटे 8 भाज्य नहीं है, तो मतलब प्राकृतिक संख्याओं के लिए तो ये बिल्कुल नहीं है। अच्छा पूर्णांक के लिए ये है, चूंकि यहाँ पे आप अगर ये स्क्वायर है, अगर आप प्लस में भी लोगे तो भी करेगा। जैसे मान लीजिए कि कभी आएगा 1 2 3 आएगा, मान लीजिए 3 हम ले रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर -1, तो यहाँ पर जो 3 त्रिक का 9 में से 1, और यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा तो हो गया 8/8, जो कि पूरी तरह क्या है, एक बार में विभाज्य है। तो पूर्णांक अगर संख्या अगर -3 भी लिया जाए, स्क्वायर करके 8 से घटाया जाए, तो वो भी संख्या देखिए 3 त्रिक का 9 ये प्लस में ही आ जाएगा। तो सबसे अगर सटीक जो रहेगा इसका आंसर कि कौन सी संख्या ली जाए, तो कौन सी संख्या ली जाए, आप पूर्णांक लीजिए, तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। रेखाएं a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। तो जब भी आप दो चरों वाला रैखिक युगपत समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक्सिस लिया, पहली कंडीशन में क्या होगी, कोई एक दो, मान लीजिए एक लाइन है और ये आपकी दूसरी लाइन है, तो कहीं ना कहीं जगह पे इंटरसेक्ट करेगी। ये कंडीशन कब होती है कि जब आप A1 मान लीजिए ये लाइन इसकी है, सॉरी ये वाली लाइन जो है यहाँ पे है और ये वाली लाइन आपकी यहाँ पे है, ठीक है ना, मतलब ये इसकी लाइन है। तो इसका जो कोफिशिएंट होता है, इसका आप अगर आप रेशियो निकालते हो b1/b2 c1/c2, तो 3 तरह के आपके हल मिलेंगे। पहला हल मिलेगा अगर मान लीजिए कि ये दोनों आपके कोफिशिएंट बराबर नहीं है, ठीक है ना, अगर ये बराबर नहीं है तो ये एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये क्रॉस कर रहे हैं, एक जगह पर कहीं पे काट रहे हैं और उसका एक यूनिक हल मिल रहा है ए और बी के फॉर्म में, ठीक है। ऐसे एक उदाहरण ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर यही एक्सिस है, मान लीजिए एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे पहला ये वाली लाइन जा रही है आपकी कुछ इस तरीके से, ठीक, और ये वाली लाइन में ब्लैक से ले रहा हूँ ये वाली लाइन, और ये भी लाइन जा रही है कुछ इस तरीके से। आप देख पा रहे हैं कि दोनों लाइन कहीं पे भी मिल नहीं रही है। तो हल तभी मिलेगा जब दोनों लाइन कहीं ना कहीं आपस में जा करके मिलेंगे, चाहे इस तरीके से, चाहे एक लाइन जा रही है और सेम दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर जा रही है, तब भी हल आपको मिलेगा। तो इस वाले कंडीशन में क्या होता है कि दोनों लाइन आपकी पैरेलल होती है, समांतर होती है, कहीं मिलती नहीं, तो कोई हल नहीं होता। कोई हल के कंडीशन में क्या होगा कि जो कोफिशिएंट होगा a1/a2 b1/b2 c1/c2, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये इसके बराबर नहीं होगा। एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे x प्लस वाई बराबर में 5 होगा, फिर x प्लस वाई बराबर में 10, ठीक है, मतलब उसी दोनों लाइंस को जोड़ने पर 5 मिल रहा है और उसी x और y को 10 मिल रहा है, तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल लेने के लिए c1/c2 जो है इन दोनों के बराबर नहीं होता है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 बराबर है, a1/a2 b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, और ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। और यहाँ पर क्या है, ये एक यूनिक सोल्यूशन या अद्वितीय सोल्यूशन है, और ये क्या है आपका बहुत सारे हल, अनेक हल। अनेक हल मतलब क्या है कि x प्लस वाई बराबर में आपका कहीं पे मान लीजिए 10 दिया है, 2x प्लस 2y बराबर में क्या दिया है, 20 दिया है, तो इसका जो होगा ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये क्या देगा, एक अनेक हल देगा। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप ये एग्जाम्पल देख रहे हैं तो आपको मतलब और भी प्रश्न लगाने में बहुत आसानी होगी, तो आप समय को इत्मीनान से देखिए और बहुत लाभ करेगा ये आपको। पांचवा है, एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है, ठीक।
मान लीजिए कोई शून्यतर परमेय संख्या है, कोई भी संख्या मान लीजिए कि -5 है या 1/2 है। अगर इसमें आप √2 से या √3 से कभी भी गुणा करेंगे तो सदैव क्या देगा, एक अपरिमेय संख्या देगा। सदैव क्या देगा, एक अपरिमेय संख्या देगा। कभी भी किसी भी परिमेय संख्या से अगर अपरिमेय संख्या का आप गुणा करते हैं तो सदैव याद रखिएगा वो क्या देगा, आपका एक अपरिमेय संख्या ही देगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्या है आपका कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ये द्विघात समीकरण आपका दिया गया है। कथन क्या है कि समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल के होते हैं यदि b² - 4ac बड़ा है 0 से। बिल्कुल सही है, दो वास्तविक होंगे भिन्न होंगे। समीकरण के दो मूल बराबर मूल होंगे यदि b² 4ac = 0, ये भी बिल्कुल सही है। समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है यदि b² 4ac 0 से छोटा है, ये भी बिल्कुल सही है। समीकरण के दो से अधिक वास्तविक मूल होंगे यदि b² - 4ac बड़ा, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, इसमें केवल दो ही आपके मूल वास्तविक मूल हो सकते हैं, दो से अधिक वास्तविक मूल नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। तो कह रहा है कि केवल 1 और 2 सही है, फिर कह रहा है केवल दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, फिर ऑप्शन है केवल 1 2 3 सही है। तो आप डी वाला ऑप्शन देख रहे हैं, केवल 1 2 3, यही आपका बिल्कुल सही होगा। तो देखिए होता क्या है, वास्तविक मूल क्या होते हैं और क्या होते हैं। देखिए कोई भी मूल अगर आपका अंडर रूट के फॉर्म में नहीं, जैसे x बराबर मिला आपको 2 प्लस में √3, तो जब भी √3 के फॉर्म में है, ठीक है, और यहाँ पे है आपका नेगेटिव साइन, तो ऐसे मूल्स क्या होते हैं, काल्पनिक मूल होते हैं। कभी भी ये किसी भी लाइन पे ये लाई नहीं करेंगे। अगर कोई भी मूल कुछ इस प्रकार से है 2 प्लस √3, तब ये वास्तविक मूल है क्योंकि इसको हम वास्तविक रेखा पे कहीं ना कहीं दिखा सकते हैं। ठीक, 2 है, 4 है, 1 है, -3 है, -5 है, ये सब वास्तविक या वास्तविक मूल कहलाते हैं। लेकिन जब भी कोई अंडर रूट में x है या अंडर रूट में कोई भी संख्या है तो वास्तविक मूल नहीं कहलाएगी, वो काल्पनिक मूल कहलाएगी। बस इसका यही एक रीजन था। नेक्स्ट कह रहा है आपका समांतर श्रेणी -5 -5/2 0 5/2 का 11वां पद क्या है, 11वां पद। ठीक है, तो हम जानते हैं कि tn की वैल्यू क्या होती है, a + n-1 इंटू में d होती है, जहां a आपका क्या होता है, प्रथम पद होता है, n क्या होता है आपका पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या, d क्या होता है आपका सार्वंतर होता है, सार्व अंतर होता है, और tn क्या होता है, जो एग्जैक्ट जो पद है, जिस पद की हम बात कर रहे हैं, जैसे nवां पद, nवां पद की बात कर रहे हैं। कह रहा है 11वां पद क्या होगा, तो जब भी 11वां पद कह रहा तो यहाँ पर tn जो n की वैल्यू है वो दिया है आपका 11, ठीक है ना। तो हमको निकालना है t11, तो यहाँ पे a की वैल्यू, प्रथम पद क्या दिया गया आपका -5, तो यहाँ पे हम लोगों ने -5 लिख दिया। उसके बाद n की वैल्यू आपको साफ साफ कह रहा है कि 11 पद है, तो 11 - 1 हो गया। अब d कैसे निकालेंगे, तो d निकालने के लिए इसमें से इसको घटा दीजिए, चाहे इसमें से इसको घटा दीजिए। तो अगर हम 0 में से -5/2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा +5/2, तो यहाँ पे हो गया आपका d की वैल्यू 5/2। या यहीं से आप देखिए 5/2 में से 0 घटाएंगे तब भी क्या मिलेगा, 5/2। यही तो होता है सर्वांतर किया, एक जो है उत्तर पद में से जो है वो पूर्व पद को घटा दिया जाता है तो हमको सर्वांतर मिल जाता है। अब यहाँ पे हो जाएगा -5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, घटाएंगे गुणे में 5/2, ये कटेगा 5, 5 × 5 = 25। अब मिलेगा -5 प्लस में 25, तो आप देख सकते हैं प्लस में से 25 घटाएंगे तो मिलेगा आपका प्लस में 20। तो जो 11वां पद होगा आपका वो क्या होगा, आपका 20 होगा। यहाँ पर देखिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दे रहा है आपका बिंदु दिया गया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, मान लीजिए ए है, बी है और सी है, 3 बिंदु दिए गए हैं कि शीर्ष हैं, क्या शीर्ष हैं। तो जब भी शीर्ष की बात होती है कि ये समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, कि समबाहु त्रिभुज के विषमबाहु त्रिभुज है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, कहीं ना कहीं डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ता है। कि मान लीजिए कि ये आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं ना कहीं ए होगा, कहीं बी होगा और कहीं सी होगा। हम मान के चलते हैं ट्रायंगल है आपका, और यहाँ पे आपका ए का जो है यहाँ पे -4 और कामा 0 दिया है, यहाँ पे 4 कामा 0 दिया है और यहाँ पे 0 कामा 3 दिया है। तो आप कब बता पाएंगे, जब आप तीनों के डिस्टेंस के बारे में जानेंगे तभी आप बता पाएंगे कि किस प्रकार की ये आपकी
ट्रायंगल है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग कि आप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, सिंपल सी बात है आपका, इसमें से आप इसको घटाइए x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 घटाएंगे तो -4 और -4 में से +4 घटाएंगे, ठीक, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 माइनस y1 तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4 4 8 8 टाइम में 64, और 64 का जो है वर्गमूल कितना होता है, 8 टाइम 64। तो मतलब मान लीजिए ए से बी तक कितना है, 8 है। अब आप निकाल लीजिए बी से सी निकाल लीजिए, तो बी से सी निकालेंगे तो 4 में से 0 घटाएंगे तो मिलेगा 4 का स्क्वायर, और 0 में से 3 घटाएंगे तो प्लस में -3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 4 चौक के 16, 3 3 का 9, 16 9 कितना होता है 25, 25 का कितना होता है 5 होता है। मतलब ये हो गया आपका 5 हो गया। अब ऐसे बीसी निकाल लीजिए, ये क्या निकालें हम लोग, बीसी निकालें, सॉरी बीसी, ये 5 है आपका। ऐसे एसी निकाल लीजिए, तो 4 में से 0 घटाएंगे तो होगा -4 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस में इसमें से -3 घटाएंगे तो -3 का, सॉरी 3 का हो जाएगा स्क्वायर, तो 16 चौक 4 चौक का 16, 3 3 का 9, फिर ये आएगा 25, 25 का होता है अंडर रूट कितना होता है 5 होता है, फिर ये हो गया आपका 5। तो आप देख पा रहे हैं कि एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान है और एक भुजा असमान है, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको हम एक तरीके से और लगा सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही बढ़िया से। देखिए अब यहाँ पे मैक्सिमम जो x की वैल्यू है -4 से +4 तक जा रही है, तो आप इसे क्या करिएगा, ऐसे खींचिएगा और ये हो जाएगा आपका 0, और ये मान लीजिए ये आपका +4 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 0 होगा, ऐसे यहाँ पे खींच लेंगे। ये प्लस -4 है तो -2 होगा, -1 होगा, -3 होगा, तो ये तो हो गई। अब ये है y की लाइन, y की लाइन क्या है 0 0 3, तो पॉजिटिव तक गई है, तो 0 0 3 मतलब यहाँ पे 2 3, तो ये हो गया आपका 3। अब आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखना है, जैसे -4 कामा 0, तो -4 यहाँ पे है x पे, तो हो गया -4, और यहाँ पे 0, तो मतलब 0 x y की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे आके मिलेगी, तो ये हो जाएगा -4 कामा 0, फिर कोऑर्डिनेट 4 कामा 0, तो +4 कामा 0 यहाँ पे हो गया 4 कामा 0, उसके बाद आपका 0 कामा 3, मतलब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर इसे आप मिलाओगे, ठीक, तो साफ साफ दिख रहा है किस तरह का है, तो समद्विभुज जिसके दो भुजाएं बराबर हैं। अब नीचे देखिए 4 से +4 तक जाएंगे तो ये आपको 8 मिलेगा, और 4 है ये 3 है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये क्या मिलेगा 5 मिलेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज यहाँ भी समकोण, यहाँ भी कितना मिलेगा 5 मिलेगा। आप इस प्रकार से भी इसको हल कर सकते हैं। वीडियो लंबा होगा, धैर्य बनाए रखें, लेकिन अगर आप टीचर हैं तो आपको और अच्छी बात है कि आपको सीखने का मौका मिलेगा कि किस प्रकार से इस बच्चों को पढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ये कथन किसका है। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, सदैव समान रहता है। तो ये किसका फार्मूला है, ये थेल्स का फार्मूला है, ध्यान रखिएगा किसका है, थेल्स प्रमेय। तो मान लीजिए ये है और ये एक त्रिभुज यहाँ पे है, ठीक है ना, तो इनका जो संगत भुजाओं में अनुपात है हमेशा क्या रहता है, एक समान रहता है, थेल्स प्रमेय है ये। नेक्स्ट है आपका दिए गए चित्र में केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा पीओपीबी प्रकार है कि एपीबी एपीबी, ये एपीबी, एपीबी क्या है 50 है, तो ओ ए बी ये वाला एंगल आपको बताना है, ओ ए बी ये एंगल बताना है आप, कि मान लीजिए कि ये वाला कोण अगर 50 है तो ये वाला कोण कितना होगा 180 में से 50 घटा दीजिए तो होगा आपका 130। अगर ये 130 है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये और ये कोण मिल करके, मान लीजिए अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो 2x की वैल्यू जो है वो 180 माइनस 130 है, 180 डिग्री में से 130 घटाएंगे तो ये 2x के क्या होगा बराबर होगा, यहाँ पे होगा आपका 50, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 50/2, जो खुल गया था आपका 25 डिग्री। तो इस प्रकार से इस सवाल को आप अप्रोच कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, तो दिया गया है कि 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30, यहाँ पे 30 है मिसप्रिंट हो चुका है, तो
ये फार्मूला है 2 tan A 1 माइनस tan स्क्वायर A। अब जानते हैं कि ये फार्मूला जो है, चाहे तो इसको देख भी सकते हैं या डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन A अपॉन में कॉस A tan A अपॉन में 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर A अपॉन में कॉस स्क्वायर A, और यहाँ पे जाएगा तो 2 साइन A अपॉन में कॉस A, ये वाला पार्ट, और नीचे वाला पार्ट हो जाएगा कॉस स्क्वायर A माइनस में साइन स्क्वायर A डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर A। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर A डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब आप देख पा रहे हैं कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 साइन A इंटू में कॉस A, और नीचे मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साइन A कॉस से हो जाता है साइन 2A, और नीचे हो जाएगा कॉस 2A दैट इज tan 2A। सॉरी, ये tan 2A का फॉर्मूला है, tan 2A का फार्मूला है, और A की वैल्यू है 30। तो tan 2 इंटू में 30 हो जाएगा tan 60, और tan 60 कहीं है ऑप्शन में? बिल्कुल है, यहाँ पे आपका tan 60। कह रहा है त्रिज्या R तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए, कोई एक सर्किल है, इसका ये सेंटर है, जिसकी त्रिज्या कितनी है आपकी, ये R है, ये दिया गया है। इस पे जो त्रिज्यखंड का कोण है, त्रिज्यखंड का मतलब यहाँ पे मैं ले लेता हूं, और ये जो एंगल है आपका, वो है आपका थीटा। तो कह रहा है कि त्रिज्या R तथा थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें जनरली तो ये भी आपका R ही होगा, और टोटल जो क्षेत्रफल आप लोगों ने पढ़ा है तो होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है। समझ आ रहा कि पाई आर स्क्वायर पूरे एरिया का, कोई भी सर्किल होता है उसका क्षेत्रफल होता है। होता क्या है आपका, यहां पर जो है थीटा की जो वैल्यू है वो थीटा बाई में हो जाता है 360। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। अब इसको कैसे समझेंगे, थीटा बाई में 360। अगर मान लीजिए कल को हमको आधे ही का निकालना है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/80, ये हो जाएगा 360, काटेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो मतलब ये सेमी सर्किल की बात करेगा, तो सेमी सर्किल क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर का तो आधा ही तो करेंगे। इसी प्रकार से जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो उसका हम क्या एग्जाम्पल देंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपका थीटा बाई में, देखिए थीटा बाई में 360 कहाँ कहाँ पे है, एक ही जगह पे है, और थीटा बाई में 272 2 पाई आर। अच्छा, ये भी हो सकता है, देखिए बढ़ाने के लिए थीटा इंटू में 2 इंटू में 360 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से कट जाएगा, फिर वही फार्मूला जो मैंने बताया है, थीटा बाई में 360 पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा। थोड़ा सा इसमें एक स्टेप आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका त्रिज्यखंड का, कोई भी त्रिज्यखंड होगा अगर उसका आपसे ये निकालना होगा तो होगा थीटा बाई में 360 पाई आर स्क्वायर, या थीटा बाई में 360 का दुगना कर दीजिए 720 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 13वां क्वेश्चन कि गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित का संयोजन है। ये कुछ इस प्रकार से होती है, मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं दो शंकु एक बेलन, दो शंकु एक बेलन। तो इसका थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको करना पड़ता है, ये प्रश्न बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे कुछ कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके मान दिए गए हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात है और उनके मान हैं। तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो पहला का तीसरा, ए का तीसरा, ए का तीसरा कहाँ पे है, देखिए ए पहला ही मिल गया, ए का तीसरा, और कहीं पे भी ए का तीसरा नहीं है, आपका आंसर यहीं पे तुरंत आ जाता है। उसके बाद मिला लीजिए, बी का चौथा होगा, बी साइन 90 की वैल्यू 0 होती है, देख लीजिए एकदम मिल रहा। tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3, और sec 45 की वैल्यू होती है आपकी √2। तो हमारा सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी समय पर एक खंबे की छाया खंबे की लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। किसी समय किसी खंबे की छाया
कोई खंबा है, ठीक है, उसकी छाया खंबे की लंबाई की √3 गुनी है, मतलब उसकी जो, अगर ये मान लीजिए एल है तो उसकी लंबाई की √3 एल गुनी इसकी छाया है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। तो देखिए उन्नयन क्या होता है, जब हम नीचे से कोई भी चीज ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उन्नयन कोण कहलाता है आपका। और अवनमन क्या होगा, जब कभी भी हम अगर ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं, यहां से ऑब्जर्व करते हैं, तो ये अवनमन कहलाता है, ठीक है। तब ये कह रहा है कि उन्नयन कोण बताइए। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब यल है, आधार आपका √3 एल है, एल से एल कट जाएगा तो 1/√3 होगा। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो 30 डिग्री की मान होती है। तो यहाँ पर उन्नयन कोण जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 2/3, 15%, माइनस। तो कभी भी जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो आपकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता हमेशा 1 से कम होगी, ठीक है। संचयी बारंबारता सारणी की रचना निम्नलिखित में से उपयोगी है। संचयी बारंबारता जब भी हम बनाते हैं तो बहुलक के लिए, माध्यक के लिए कि माध्य के लिए, तो संचयी बारंबारता जो होता है आपका वो बहुलक उपरोक्त सभी के लिए जरूरी है, ठीक है। आंकड़ों का बहुलक क्या है, बहुलक मतलब जो बार बार आया। तो यहाँ पर 2 एक बार आया है, 2 बार आया है, 2 2 बार आया है, 3 आपका 2 बार आया है, 7 आपका 3 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार जो आता है वही आपका बहुलक होता है। तो इस पूरी संख्या में 7 जो है इसका बहुलक होगा। कह रहा है यदि किसी बंटन का माध्य 16 है और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका क्या होगी। कोई बंटन है उसका माध्य दिया गया है 16 है, बहुलक 13 है, तो बंटन की माध्यिका क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। जो है आपका क्या है कि जो बहुलक होता है, बहुलक वो बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस में 2 गुणे माध्य। ये बहुत जरूरी आपका ये फॉर्मूला है। इसी में जब आप रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया कि माध्य 16 है, माध्य क्या दिया गया है आपका 16 है, और बहुलक 13 है, बहुलक 13 है, तो माध्यिका क्या होगी, माध्यिका यहाँ पर है आपका। तो यहाँ पे मैं कैपिटल एम से लिखता हूँ। तो जो 16 दूना 32 होगा, 32 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 3m बराबर हो जाएगा आपका 13 प्लस में 32, या 3m की वैल्यू हो जाएगी 3 2 5 3 1 4 45, से m की वैल्यू हो जाएगी आपकी 15। तो जो मोड होगा आपका आप देख सकते हैं, अगर तीनों में रिलेशन आपको पता है तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 15 15 कहीं पे दिया है तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट।